हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 10 मैथमेटिक्स लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी सीजीबीएसई बोर्ड के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8.2 के बारे में, जिसका नाम है कराधान। इस पूरे चैप्टर का नाम था बैंकिंग एवं कराधान। हमने बैंकिंग वाला जो सेक्टर है पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम कराधान के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज इस वीडियो में हम इसको बिल्कुल आसान और सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, आयकर अधिनियम धारा 80C के तहत टैक्स में छूट। आयकर अधिनियम जो आया था ना, ये 1961 में आया था, धारा 80C। ठीक है, उसके तहत आपको टैक्स में छूट के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है। उन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, आपको टैक्स में छूट कहां कहां पे मिलता है। ध्यान में रखिएगा। पहला, ध्यान से देखिए, किसमें इन्वेस्ट करने पर आपको टैक्स में छूट मिलेगा। जीवन बीमा पॉलिसी की वार्षिक किस्त। अगर आप जीवन बीमा पॉलिसी लेते हो, मतलब LIC, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, भारतीय जीवन बीमा लिख देता हूं इसको मैं, जीवन बीमा पॉलिसी, पॉलिसी, ठीक है, जीवन बीमा पॉलिसी। इसमें अगर आप छूट करते हो, LIC, इसमें इन्वेस्ट करने पर आपको क्या मिलेगा बेटा? छूट मिलेगा। ये पहला कंडीशन। दूसरा, और किसमें इन्वेस्ट करोगे? यूपीएल, यूपीएल में जमा किस्त। आप यूपीएल में जमा करोगे बेटा किस्त, उसमें भी आपको छूट मिलेगा। यूपीएल, ओके। चलिए नेक्स्ट, सामान्य भविष्य निधि। इसमें भी इन्वेस्ट करोगे तो आपको छूट मिलेगा आयकर में। सामान्य भविष्य निधि। चलिए चौथा, और किसमें इन्वेस्ट करोगे छूट में मिलेगा? गृह लोन, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, होम लोन। होम लोन ले लोगे ना, उसमें भी छूट मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट, किसमें मिलेगा? बच्चों के देय शिक्षण शुल्क। बच्चों के देय शिक्षण शुल्क, शिक्षण शुल्क, ठीक है। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो, ठीक है, किसी भी बड़े स्कूल में, बड़े जगहों में, तो उसमें भी आप क्या दिखा सकते हो बेटा? टैक्स में छूट दिखा सकते हो कि मैं इतने रुपए इन्वेस्ट करके अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो आपका जो टोटल आयकर होगा ना, उसमें भी आपको छूट देखने को मिल जाएगा बच्चों के शिक्षण शुल्क में। ठीक है, उसके बाद छठवां होता है बेटा सावधि जमा राशि। सावधि जमा राशि, इसमें भी आपको छूट देखने को मिल सकता है। उसके बाद लास्ट बात करें, ठीक है, समूह बीमा या परिवार कल्याण। सीमा ऑब्लिक परिवार कल्याण, ठीक है। आप अगर किसी समूह का बीमा कराते हो या परिवार कल्याण के तहत अगर बीमा करवाते हो पूरे फैमिली का, तो उसमें भी आपको इस तरह की छूट देखने को मिल जाएगा। तो छूट के ये क्राइटेरिया है। मतलब इन सब सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करते हो अपने टोटल पैसे को, तो इसमें आपको छूट देखने को मिल सकती है। लेकिन छूट का भी एक क्राइटेरिया होता है। धारा 80C के तहत, धारा 80C अधिनियम, जो आयकर अधिनियम 1961, धारा 80C के तहत आपको जो टैक्स में छूट का जो क्राइटेरिया है, उसके लिए अगर बात करें तो याद रखिए, इसमें मैक्सिमम आपको कितना, मैक्स टू मैक्स 1 लाख रुपए तक, कहीं कहीं पे 1.5 लाख रुपए तक आपको छूट देखने को मिलता है ना, 1 लाख रुपए तक छूट। ठीक है, कहने का मतलब मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूं। अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, यह आपके टोटल इनकम में से सिर्फ 1 लाख मैक्सिमम तक छूट देगा। कभी कभी 1 लाख देगा, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, और कभी कभी 1.5 लाख रुपए तक आपको छूट देखने को मिल सकता है। जितना क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, उतने रुपए तक आप, अगर आप इन क्षेत्रों में इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें आपको छूट देखने को मिलेगा। अगर मान के चलिए इससे ज्यादा करते हो, तो उसमें छूट देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल दैट, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं मान के चलता हूं, आपका टोटल इनकम है ना, टोटल इनकम कितना है बेटा? मान के चलिए 4 लाख रुपए है, ठीक है, 4 लाख रुपए ऐसा। और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया इन सभी क्षेत्रों में ना, उसमें का टोटल अमाउंट बना, मान के चलिए 1,10,000। कितना बना बेटा? 1,10,000 ना, टोटल जमा बोल देते हैं, ठीक है, या फिर कुल जमा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कुल जमा।
ठीक है, वो हो गया आपका 1,10,000 रुपए। ठीक है, 1,10,000 रुपये हो गए ये। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 1,10,000, ये कितना है बेटा, 4 लाख है। तो इसमें आप जब माइनस करोगे ना, तो 4 लाख में से सिर्फ 1 लाख रुपए माइनस करोगे। क्यों? 10,000 आपको माइनस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 1 लाख से ऊपर आपको छूट मिलेगी ही नहीं। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो 10,000 रुपये आप छोड़ दोगे, सिर्फ 4 लाख में से 1 लाख माइनस करोगे, तो आपका नेक्स्ट अमाउंट कितना आएगा पता है? आपका 3 लाख रुपए आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इस पे आपको टैक्स लगेगा। अब उसमें भी टैक्स के नीचे और कुछ क्राइटेरिया बने हैं, उसके तहत इसमें से और कुछ कट जाएगा। नीचे और देखिएगा, मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट और कुछ चीजें हैं जिसमें आपको टैक्स में छूट मिलेगा। जैसे कि मान के चलिए आप वृद्धा आश्रम ऑब्लिक अनाथ आश्रम, अनाथ आश्रम, अगर आप इन जगहों पे दान करते हो तो आपको 50% टैक्स में छूट मिलेगा। 50% टैक्स में छूट, टैक्स में छूट, ध्यान में रखिए ना। अगर आप वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम में दान करते हो तो 50% टैक्स में छूट मिलेगा। 50% टैक्स में छूट का मतलब समझते हो? एग्जाम्पल की बात करूं, अगर आपने 12,000 इन्वेस्टमेंट किया, मतलब 12,000 रुपए वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम में दान किया, तो आपको 50% करना पड़ेगा इसको। 50% इसमें छूट दे दोगे, 50% छूट दोगे तो इसमें 6,000 रुपए बचेगा। उस 6,000 में आपको क्या देना पड़ेगा बेटा? टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये तो वृद्धाश्रम हो गया। प्रधानमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष, राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष में भी आपको टैक्स में छूट देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री राहत कोष के अंतर्गत आप बोल सकते हो बाढ़ राहत, बाढ़ जो होता है ना, बाढ़ आते हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत बाढ़ मान के चलिए। और क्या हो गया? भूकंप, भूकंप, ठीक है, सुनामी, इन टाइप के चीजें रिलेटेड जो एकदम अचानक से आता है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो, मतलब उसमें आप पैसा देते हो, तो इसमें 100% टैक्स में छूट मिलेगा। 100% टैक्स में छूट, में छूट, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है ना। इसमें 1% भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम में दान करते हो तो आपको 50% टैक्स देना पड़ेगा, 50% टैक्स में छूट मिलेगा। इसमें 100% टैक्स में छूट। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखिए, आप जब भी टैक्स का कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करते करते इन सभी चीजों को लगाने के बाद लास्ट में आएगा आपका कुल टैक्स। क्या आएगा? कुल टैक्स, मतलब वो अमाउंट आएगा जिसमें आपको क्या देना पड़ेगा? 100% टैक्स देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं ना मैं, यहाँ पे टोटल अमाउंट या फिर इनकम, क्या बोलते हो, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट, या फिर आयकर राशि लिख देता हूँ, रुकिए इसको हिंदी में कर देते हैं। ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट या फिर आयकर राशि, आयकर राशि। इसमें आपको शिक्षा अधिभार देना होता है ना। टैक्सेबल अमाउंट या आयकर राशि में आपको शिक्षा अधिभार लगता है 3%। इसको ऐसा लिखते हैं, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। इसको लिखिएगा आप शिक्षा अधिभार। ये शिक्षा अधिभार लगता कहाँ है, ये ध्यान से देखिएगा ना। ये आपको हर एक क्वेश्चन में देना कंपलसरी है ना। जो भी आदमी पैसा कमाएगा उसको शिक्षा अधिभार भरना ही है। शिक्षा अधिभार कहाँ पे लगता है? शिक्षा अधिभार का जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत के बच्चों की शिक्षा में जाता है। हर एक समाज का बच्चा, ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ सर क्या बोलती है, कहाँ पे दिख रहा है ये बच्चों के देश शिक्षण फंड, ये तो आपने अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट किया ना, लेकिन नहीं, भारत में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए आपको शिक्षा अधिभार देना पड़ेगा। वो आपके टोटल टैक्सेबल अमाउंट का 3% लगता है। 2% माध्यमिक शिक्षा में लगेगा और 1% उच्च शिक्षा में लगेगा, ये आपको देना है। तो शिक्षा अधिभार किसमें लगता है? अगर ये बात करूं तो आगे लिख देता हूं, शिक्षा अधिभार लगता है बेटा आपके आयकर राशि में, आयकर राशि, आयकर राशि का 3%। कितना परसेंट बेटा? 3%, याद रखिए 3%। आयकर राशि का 3% क्या लगता है? आपका शिक्षा अधिभार लगता है। तो आपने टोटल आयकर राशि निकाला है, जितना आपको आयकर राशि लगेगा उसमें 3% शिक्षा अधिभार का दोगे, उसके बाद आयकर राशि प्लस शिक्षा अधिभार जितना निकले रहेगा, दोनों को जोड़ोगे तो आपका कुल वो अमाउंट निकल जाएगा जिसमें आपको क्या देना है बेटा? टैक्स देना है। बिल्कुल ध्यान में रखिए, उतना ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये पूरा कंप्लीट डेटा है। आप पूरा का पूरा इसे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आई होप से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा रीड करता हूँ, आगे बढ़ते हैं।
चलिए उदाहरण नंबर 1 आपके पास ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन की प्रॉपर रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने जितने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए इसको अगर आपको याद है, आप उन कंडीशनों को सही तरीके से अप्लाई कर पाओगे तो बिल्कुल ये क्वेश्चन हल हुआ है आपके लिए, बहुत आसानी से बनेगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। एक कर्मचारी की वित्तीय वर्ष 2008-9 में आय 4,28,000 रुपए थी, तो उसने 25,000 रुपए सामान्य भविष्य निधि में, 25,000 रुपए अर्धवार्षिक जीवन बीमा पॉलिसी में, अर्धवार्षिक मतलब आधा साल में, तथा उसने 30,000 रुपए राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा, 25,000 रुपए चैरिटेबल ट्रस्ट में दान किए। ट्रस्ट में दान का 50% छूट मिल रहा है, आपको बता चुका हूं मैं। कर्मचारी द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में चुकाई गई आयकर धनराशि ज्ञात कीजिए। आयकर की धारा 80 के तहत समान भविष्य निधि, जीवन बीमा प्रीमियम और राष्ट्रीय बचत पत्र में कुल जमा 1,00,000 रुपए तक की छूट है। कितना छूट देगा इसमें? 1,00,000 रुपए भी लिखा था मैंने ना। राष्ट्र ट्रस्ट में दान राशि का 50% आयकर में छूट। धारा 80 की आयकर धन लिखने, ट्रस्ट में दान जो राशि है तो उसमें 50% आयकर में छूट मिलेगा। अपने चैरिटेबल ट्रस्ट में दान किया है कि नहीं दिया है? किया है, तो उसमें 50% ही छूट देना है, ये आपको बोला है। मैंने आपको बताया था वृद्धा आश्रम में दान करो, किसी ट्रस्ट में दान करो, या फिर मान के चलिए अनाथ आश्रम में दान करो, आपको 50% ही छूट में देखने को मिलेगा। चलिए नीचे आयकर दर का स्लैब दिया हुआ है। 1,50,000 तक कोई कर नहीं, 1,50,000 रुपए से 3,00,000 रुपए तक 10% टैक्स, 3,01,000 रुपए से 5,00,000 रुपए तक 20% टैक्स, और इसके अतिरिक्त आपको 3% शिक्षा अधिभार अलग से देना पड़ेगा, जो कि मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका हूँ। चलिए यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले लिखिएगा इस व्यक्ति का कुल आय कितना होगा, फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, कुल आय कितना है? कुल आय आपको दिया हुआ है बेटा 4,28,000 रुपए, ये आपका कुल आय है कि नहीं है? ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 के तहत आपको कुल आय इस व्यक्ति का दिया हुआ है 4,28,000 रुपए। दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। आयकर 80C के तहत आयकर में छूट के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाए गए थे, उसके अंतर्गत इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। वो इन्वेस्टमेंट का पूरा डेटा मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले वो व्यक्ति समान भविष्य निधि में 2500 रुपए प्रति महीना इन्वेस्ट करता है। भैया 2500 रुपए प्रति माह इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपको एक साल का ही कैलकुलेशन करना है, कम या ज्यादा का नहीं, सिर्फ एक साल का ना। तो 2500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करता है, तो 2500 में अगर मैं 12 को गुणा कर दूंगा तो एक साल का इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। तो 2500 इंटू 12 करता हूं तो कितना हो गया बेटा? 30,000 रुपए वो वार्षिक इन्वेस्टमेंट करता है। फिर जीवन बीमा पॉलिसी में 25,000 रुपए अर्धवार्षिक इन्वेस्टमेंट है। भैया ये अर्धवार्षिक है, मतलब 6 महीने में 25,000, तो एक साल में कितना? इसका डबल हो जाएगा, 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट, याद रखिए। राष्ट्रीय बचत पत्र में वो 30,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करता है, वो भी सालेना। ये लिखा नहीं होता है क्वेश्चन में, लेकिन ये हमेशा सालेना इन्वेस्टमेंट ही होता है, मतलब वार्षिक इन्वेस्टमेंट। तब इसके तहत भैया कुल जमा निकाल लेते हैं कि टोटल कितनी राशि हुई जिसके अंतर्गत इसको इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे वही डेटा लिखिएगा, ये हो गया आपका 30,000 रुपए, ओके, प्लस 50,000 प्लस 30,000, 50 प्लस 30 80,000, तो यही हो गया। 80,000 प्लस 30,000 कितना हो गया बेटा? 1,10,000 रुपए। 1,10,000 रुपया आपका टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,10,000 रुपये, ध्यान में रखिए। लेकिन अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है, इसको आयकर में छूट मैक्सिमम कितना मिलेगा बेटा? यहाँ पे मैक्सिमम छूट कितने रुपए तक? 1,00,000 रुपए तक। कितने रुपए तक में छूट मिलेगा बेटा? 1,00,000 रुपए तक। ध्यान से देखिए। लेकिन भैया ये अमाउंट क्या हो गया? 1,10,000, ज्यादा हो गया 1,00,000 तक। तो आपको छूट मिलेगा कितना? सिर्फ 1,00,000 रुपए तक। तो यहाँ पे लिखिए अतः 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 आयकर में छूट, आयकर योग्य राशि लिख देता हूं ना, योग्य राशि। तो अगर आयकर योग्य राशि देखो ध्यान से, कितना रुपए था आपका? 4,28,000 रुपए था, माइनस कितना छूट? सिर्फ 1,00,000 रुपए तक का छूट मिलेगा। 1,10,000 टोटल अमाउंट बना है आपका, 1,00,000 रुपए तक बस छूट दोगे, क्योंकि मैक्सिमम 1,00,000 तक ही छूट मिलेगा इसमें ना। तो 1,00,000 रुपए तक मैंने छूट दे दिया। चलिए ध्यान से ये लो, 1,00,000 रुपए तक का छूट पे की हो गया, तो कितना हो गया? 4,28,000 जगह 3,28,000 रुपए हो गए। बिल्कुल, ये लो 3,28,000 रुपए हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब ध्यान से देखिए नीचे कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि ट्रस्ट में दान, चैरिटेबल ट्रस्ट में जब दान करते हैं तो उसमें भी 50% छूट मिलेगा। तो यहाँ पे लिखोगे ट्रस्ट में दान में छूट,
50%, ट्रस्ट में दान में 50% की छूट लिख देना, 50% की छूट। अतः अतः क्या हो जाएगा बेटा, आपको ट्रस्ट में दान का डेटा दिया हुआ है, ध्यान से देखिए ट्रस्ट में कितने रुपए दान करता है वो। राष्ट्रीय बचत पत्र चैरिटेबल ट्रस्ट में दान किए, राष्ट्रीय बचत पत्र में 30,000 रुपए और 25,000 रुपए एक चैरिटेबल ट्रस्ट में दान किए ना। अतः 25,000 रुपए इनटू कितना परसेंट, ट्रस्ट में दान में 50% आयकर में छूट मिलता है, तो इसका 50% कर दीजिए, 50%। चलिए 50 दूनी कितना हो गया बेटा 100, तो ये 2 हो गया, तो कितना हो गया 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 12,500 रुपए, 12,500 रुपए। ठीक है, 25,000 का आधा कितना हो गया 12,500 रुपए, ये बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ये भी कंप्लीट। अब ध्यान से देखो, ट्रस्ट में 50% की छूट मिलेगा ना, आपका टोटल 25,000 का इन्वेस्टमेंट था, 12,500 रुपए का आपको इसमें और छूट मिलेगा। तो भैया अभी 3,28,000 आपके पास टोटल अमाउंट था, उसमें 12,500 और घटा दो, क्योंकि टैक्स में आपको छूट और मिलने वाला है। तो यहाँ पे लिखिएगा तब तब कुल आयकर योग्य राशि, कुल आयकर योग्य राशि योग्य राशि बराबर कितना था, 3,28,000 था, 3,28,000। इसमें कितना रुपए बेटा 12,500 रुपए माइनस करना है। चलिए माइनस कीजिए, तो 3,28,000 में 12,500 रुपए माइनस कीजिए, आपका एक अमाउंट निकल जाएगा, ये लो 12,500 रुपए माइनस करो। 0 0 10 में 5 गया 5, 7 में 2 गया तो 5, 2 में 1 गया तो 1, कितना हो गया बेटा 3,15,500 रुपए, 3,15,500 रुपये। चलिए ये अभी तक का आपका कुल आयकर योग्य राशि निकल गया ना। आयकर योग्य राशि यहाँ निकाले थे, अब ट्रस्ट में दान और कर दिया तो उसमें कुल आयकर योग्य राशि आपका ये निकल गया। अब ध्यान से देखिए, आपको नीचे जो टेबल बना हुआ है उसके अंतर्गत आपको टैक्स को जो सीमा है उसमें कितना कितना छूट मिलेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा नीचे आयकर दर क्रमांक के अनुसार टैक्स में छूट, यहाँ पे लिख दो क्या, यहीं पे लिख देता हूँ ना, यहाँ पे लिख देता हूँ आयकर दर क्रमांक, आयकर दर क्रमांक के तहत छूट। आयकर दर क्रमांक के तहत आप देख लीजिएगा नीचे में कितना कितना छूट का बना हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है 1.5 लाख रुपए तक, लिखा है ना क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए नीचे लिखा हुआ है 1.5 लाख रुपए तक कोई भी छूट है क्या आपका, पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए तक का छूट है, 1.5 लाख रुपए तक, 1.5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, कोई कर नहीं। अब मेरे को बताइएगा, आपका 1.5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं बोलना है, टोटल अमाउंट बढ़ रहा है 3,15,500 रुपए तक, तो भैया इस अमाउंट में 1.5 लाख तक को आपको टैक्स नहीं लगेगा, बचा कितना, आप बोलोगे सर मेरे पास बचा 1.5 लाख के बाद, आप मान के चलिए टोटल बना है आपका, कितना बना है बेटा 3,15,500 रुपए, तो भैया 1.5 लाख तक तो कोई कर नहीं, तो कितना बचा आपके पास 1.5 लाख, मतलब कितना बचा आपका 1.5 लाख बोला है ना, मतलब 1,60,000, और उसके बाद कितना बचा बेटा 15,500 बोला है, मतलब 1.5 लाख से ऊपर 15,500 रुपया हो रहा है। तो अलग अलग क्राइटेरिया, सबसे पहली बात करें 1.5 लाख तक तो आपको कोई कर नहीं देना है, ऊपर आगे बात करें तो 1.5 लाख 1 रुपए से 3 लाख रुपए तक आपको 10% टैक्स देना है, तो अलग अलग करिएगा ना इसको। बात आयकर दर क्रमांक के तहत आपको नीचे छूट का कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक आपको कोई छूट नहीं देना है, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रथम 1.5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, कोई कर नहीं, पहले 1.5 लाख रुपए में कोई कर है क्या, नहीं है, तब यहाँ पे लिखिएगा तब आयकर, अगर भैया पहले 1.5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं है तो आयकर कितना निकलेगा, ध्यान से देखिए 3,15,500 रुपए आपका आपका टोटल अमाउंट है, उसमें 1.5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं लगेगा, तो बचा कितना भैया, बचा हुआ अमाउंट बोलोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 3 लाख अगर टोटल अमाउंट हो मान के चलिए, तो आपका 1.5 लाख में कोई कर नहीं लगा, तो बचा हुआ 1.5 लाख में लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 1.5 लाख के ऊपर मतलब 3 लाख के ऊपर अगर कितना अमाउंट है हम बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर 3 लाख के ऊपर अमाउंट है इसमें 15,500, तो भैया पहले 1.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, दूसरा टैक्स बना है उसमें लिखा है 1.5 लाख 1 रुपए से 3 लाख रुपए तक कितना परसेंट अमाउंट टैक्स लगेगा, 10% टैक्स लगेगा, तो भैया 1.5 लाख में
1.5 लाख से ऊपर 3 लाख के बीच में, 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में कितना अमाउंट है आपके पास? 1.5 लाख रुपए। उस 1.5 लाख रुपए में आपको 10% टैक्स देना है। कितना परसेंट टैक्स? 10% टैक्स। प्लस अब मेरे को बताओ 3 लाख का तो हो गया कैलकुलेशन, क्योंकि बोला है ना क्वेश्चन में। क्या बोला है क्वेश्चन में? सेकंड देखिए, पहला टैक्स स्लैब को पूरा पढ़ते जाइए ना, ये लिखा हुआ है पहले 1.5 लाख रुपए तक आपको कोई आयकर नहीं देना है। दूसरा वाले में 1.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक 10% टैक्स। तो भैया मेरे ये अमाउंट 3 लाख से ऊपर है कि नहीं है? तो भैया आप 1.5 लाख रुपए तक, मतलब 1.5 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में जितना अमाउंट है ना, उसमें ही 10% टैक्स लगाओगे। उसके ऊपर के अमाउंट में आप 10% टैक्स नहीं लगाओगे, उसके ऊपर में ज्यादा लगेगा। तो कितना? 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में कितना अमाउंट है? तो 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में केवल 15,500 रुपए है, उसमें आपको 20% टैक्स लगाना है। तो 15,500 रुपए का अलग से टैक्स ले लो। कितना? 15,500 रुपए। इसमें आपको 20% टैक्स देना है। ये लो, टोटल टैक्सेबल अमाउंट कुल आकर निकल जाएगा। इसमें निकाल लो, ये 0 0 कट गया। यहाँ पे बच्चा बेटा 15,000 रुपए यहाँ का हो गया, प्लस यहाँ का देखो ये हो गया आपका, डायरेक्टली काट दो, 20 पंचे 100, ठीक है। सीधा 5 से काटते जाओ, 5 तिया 15, 5 एकम 5, ये हो गया 3,100 रुपए। जोड़ दो, इसको कितना हो गया? 15,000 प्लस 3,000 कितना हो गया? 16, 17, 18, 18,100 रुपए। 18,100 रुपये ये आपका कुल आयकर है। इतना टैक्स आपको देना है किसमें? 4,28,000 रुपए में। लेकिन अभी आपका शिक्षा अधिभार निकालना और जरूरी है। मैंने आपको बताया था शिक्षा अधिभार किसमें लगेगा बेटा? आपका जो आयकर अमाउंट आएगा ना, उसी में क्या लगेगा? शिक्षा अधिभार। कितना परसेंट? 3% शिक्षा अधिभार लगता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा शिक्षा उपकर या शिक्षा अधिभार ना, शिक्षा उपकर। कितना परसेंट? 3%। तो ये लगा लीजिए शिक्षा उपकर 18,100 रुपए में ही आपका क्या लगेगा? शिक्षा उपकर लगेगा। कितना परसेंट? 3% शिक्षा उपकर लगेगा। ये काट दिया मैंने। कितना हो गया बेटा? देखो तो, 3 एकम 3, 8 3 24 का 4, हासिल है 2, 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो गया बेटा? 5। 543 रुपए आपका शिक्षा उपकर लगेगा। ठीक है, ओके, चलिए ये निकालिए। तब कुल आयकर, कुल आयकर यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, आप कुल आयकर कितना आता है। भैया 18,100 रुपए आपका आयकर अमाउंट बना ही था, उसमें 543 रुपए आपको शिक्षा अधिभार देना है। तो पैसा कितना टोटल बन गया? देखिए ध्यान से, 3 4 5 और 1 6, 18,643 रुपये आपको टोटल क्या करना पड़ेगा बेटा? देना पड़ेगा गवर्नमेंट को टैक्स के रुपए में। अगर आपका 4,28,000 रुपए क्या है बेटा? सलीना इनकम है, तो 18,643 रुपए आप हर साल गवर्नमेंट को भरोगे टैक्स के रूप में। अगर आपका टैक्स स्लैब टोटल कुछ ऐसा बनता है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन करो, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिए होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, मैं किसी भी क्वेश्चंस में ये पूरा डेटा नहीं बिठाऊंगा ना, आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसी में हम लोग पूरा एडिटिंग करेंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें 2012-13 में मकान किराया भत्ता छोड़कर वार्षिक 4,80,000 रुपए थी। यहाँ पे 4,80,000 कर लीजिएगा इसको, बिल्कुल ये लो 4,80,000 हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,80,000 रुपए। धारा 80 के तहत इसको भी आयकर में छूट मिलेगा। कितना कितना छूट मिला देखिए। वार्षिक आय 4,80,000, 36,000 रुपए भविष्य निधि में जमा किया, 36,000 रुपए भविष्य निधि में, 18,000 रुपए जीवन बीमा में, और 20,000 रुपए राष्ट्रीय बचत पत्र में डाला। मतलब सभी के सभी वार्षिक है, कहीं कुछ नहीं लिखा है कि ये महीने में है कि क्या है, दुनियादारी कहीं कुछ नहीं लिखा है, पूरा का पूरा वार्षिक में है। वार्षिक में है तो इधर का पूरा डेटा मिटा देते हैं और पूरे के पूरे डेटा को हम लोग वार्षिक में कर लेते हैं। ध्यान में देखिएगा ना, चलिए ये पूरा डेटा वार्षिक में है, सब के सब वार्षिक में कैलकुलेशन है ना, ये पूरा वार्षिक में लिख देता हूँ मैं। ध्यान से देखिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए और राष्ट्रीय वार्षिक आय में 4,80,000, 36,000 रुपए भविष्य निधि में जमा किया। सामान्य भविष्य निधि कहाँ लिखा है? ये 36,000 रुपए ना 36,000 रुपए वार्षिक, ये वर्ड लिख दे रहा हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। 18,000 रुपए जीवन बीमा में इन्वेस्ट किया, 18,000 रुपए जीवन बीमा में इन्वेस्ट किया, ये भी किसमें? वार्षिक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बचत पत्र में कुछ पैसा डाला है क्या? जीवन बीमा में बस 20,000 रुपए राष्ट्रीय बचत पत्र में जमा किया, ठीक है, ये डाल दिया 20,000 रुपए, इसी में डाला है ना।
वार्षिक, ये भी वार्षिक है बेटा। चलिए, ये सब हो गया वार्षिक वार्षिक वार्षिक। कुल जमा देख लीजिए, इनका कुल जमा देखिए तो कितना कितना आया। पहले 36,000 रुपये जमा किया इसने, फिर 18,000 रुपये यहाँ छूट मिलेगा इसको, फिर 20,000 रुपये पे यहाँ पे छूट मिलेगा। कितना हो गया बेटा, देखो तो टोटल अमाउंट जोड़ के कितना कितना आ रहा है इसमें। 18 दूनी 36, 18 कम 18 18 18 दिया 54 हो गया। 54,000 तो यही हो गया। 54,000 प्लस 20,000 करो तो कितना आ गया। 54 प्लस 20 करोगे, 54 10 64 4 74, तो 74,000 रुपये का टोटल छूट हो गया बेटा। चलिए 74,000 रुपये का टोटल छूट ये निकाल लिया हमने। उसके बाद कुल आता आयकर में योग्य राशि, आयकर देय योग्य राशि निकालो। 54,000 का छूट मिला, मैक्सिमम 1,00,000 रुपए तक इसमें भी छूट देना है क्या, देखो तो कितना रुपए तक छूट लिखा है। हाँ बिल्कुल लिखा है, 1,00,000 रुपए तक आपको टोटल छूट देना है। और नीचे और देख ले रहना है यार, क्या क्या दिया है ना। वार्षिक देय आयकर में 3% शिक्षा कर देना है। यदि प्रति माह 1,500 रुपए प्रति माह 10 माह तक जमा करता है तो शेष ऐसे। हाँ, एक क्वेश्चन में एक डेटा दिया हुआ है, वो हर महीना 1,500 रुपए आयकर गवर्नमेंट को भरते जाता है, भर रहा है ना, ध्यान में रखना। कितने माह तक, 10 माह तक भरा है। मतलब 10 माह तक बेटा वो पूरा का पूरा टैक्स गवर्नमेंट के दे चुका है। सिर्फ 2 महीने का टैक्स बचेगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। 10 माह तक टैक्स दे दिया, 1,500 रुपए भाव में दे दिया, 2 माह तक बचेगा, वो अपन देख लेंगे लास्ट में क्या होगा। आयकर की गणना करने पहले भविष्य निधि जीवन बीमा पॉलिसी राष्ट्रीय बचत पत्र में नियोजित राशि अधिकतम 1,00,000 रुपए तक कर मुक्त है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है वो ठीक है। आयकर की दर नीचे दिया हुआ है ना, और कहीं कोई इन्वेस्टमेंट आपका नहीं है, तो ये नीचे का इन्वेस्टमेंट आपको छोड़ देना है, कुछ मत करना है इसको। चलिए यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये कुल जमा लिख लीजिए, ये 74,000 रुपए का कुल जमा। आयकर योग्य राशि कितना हो गया, इसमें 74,000 रुपए को घटा दीजिए। ये कितना था बेटा, 3 48 लाख, 4,80,000 रुपए था ना, 4,80,000 रुपए। ये लिख दिया मैंने, का 2.5 सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 4,80,000 रुपए माइनस 74,000, माइनस 74,000। चलिए माइनस करिए तो कितना आएगा, 4,80,000 रुपए में आपको 74,000 रुपए माइनस करना है। माइनस कीजिए, 0 0 0, 10 में 4 गया तो 6, 7 में 7 गया तो 0, कितना है बेटा, 4,06,000 रुपए। कितना आ गया, 4,06,000 रुपए, यहाँ लिख दीजिए 4,06,000 रुपए ना। ठीक है, ये 4,06,000 रुपए हो गए। अब ये ट्रस्ट में दान का जो छूट वाला कॉन्सेप्ट था ना, इसको पूरा हटा दीजिए। ठीक है, ये क्योंकि इसमें ट्रस्ट में दान हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो ये पूरा हटा दिया हमने। ठीक है, पूरा हटाने के बाद अब आयकर में छूट का नियम देख लीजिए पूरा। आयकर में छूट का इसमें टैक्स स्लैब कैसा बना है, ये आप देख लीजिएगा। आयकर में छूट का क्राइटेरिया कैसा बना है बेटा, कर योग्य सीमा में 2,00,000 रुपए तक कोई आयकर नहीं है ना, यहाँ लिख दीजिएगा प्रथम 2,00,000 रुपए तक तो कोई कर नहीं है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, 2,00,000 रुपए तक कोई कर नहीं है, देख लीजिए। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, बिल्कुल ठीक है। 2,00,000 तक कोई कर नहीं है, तो भैया आपका टोटल अमाउंट कितना बना है, 4,06,000 रुपए बना है। तो 2,00,000 तक कोई कर नहीं, तो भैया 2,00,000 तक करनी है ना, 4,06,000 का टोटल अमाउंट है, तो 2,00,000 के ऊपर तो कर होगा। तो 2,00,000 के ऊपर कितना कर है, 2,00,000 तक कोई कर नहीं, तो कितना बचा इसमें, 2,06,000 रुपए और बचा, 2,06,000 बचा। 2,00,000 से 5,00,000 रुपए तक 10% है। भैया आपका टोटल अमाउंट 4,06,000 है, जो 2,05,000 से क्या है बेटा, कम है। मतलब 5,00,000 से कम है कि नहीं है, बिल्कुल कम है। तो 5,00,000 से अगर कम है, तो 5,00,000 से कम के जितने अमाउंट हो उसमें टोटल कितना परसेंट टैक्स लगता है, मात्र 10%। तो भैया 2,00,000 तक कोई कर नहीं, तो छोड़ दो उसको। अब बचा जितना अमाउंट, उस पे आप टोटल कितना परसेंट, ओनली ऑन 10% टैक्स लगाओगे। तो इधर का अमाउंट हटा देते हैं, इधर के अमाउंट से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे जितना परसेंट टैक्स लगेगा वो निकाल लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए निकालते हैं, यहाँ पे कितना परसेंट टैक्स लग रहा है ना, देखिए 2,00,000 तक कोई कर नहीं, तो 4,06,000 है, तो अब क्या बचा बेटा, 2,06,000 अमाउंट बचा आपका। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। और इसका कितना परसेंट टैक्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ 10% टैक्स देना है आपको। निकाल लो यार, क्या आपका परसेंट टैक्स है, कितना हो गया, 20,600 रुपए। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। यह आपका कुल आयकर हो जाएगा। अब इसमें भी शिक्षा उपकर देना है आपको, 20,600 में कितना, 3% शिक्षा उपकर, तो निकाल लो। 20,600 रुपए में 3% शिक्षा उपकर, ये काट दिया। अब इसको गुणा कर दो, कितना आएगा, गुणा करो तो ये कितना, 6 6 हमारा 6 18, एक आ जाएगा क्योंकि 0 है सामने, 3 दूनी 6, 618 रुपए आपको क्या देना पड़ेगा, शिक्षा उपकर देना पड़ेगा। 3% शिक्षा उपकर सब में लगेगा ना। अब 618 रुपए जोड़ दो यहाँ पे, कितना हो गया, 20,600 रुपए में हमने
618 रुपया और जोड़ दिए। जोड़ो कितना आएगा, जोड़ोगे तो पूरा टोटल अमाउंट निकल जाएगा। कितना हो गया बेटा, 8, 1, ये 6 है, 6 6 12 का 2, हासिल आई 1 आएगा क्योंकि सामने तो कुछ है नहीं। ठीक है, ये 21,000 कितना हो गया बेटा, 21,218 रुपए हो गया ना। ये टोटल का टोटल अमाउंट आपको टैक्स के रूप में देना है गवर्नमेंट को। अगर आपका टोटल इनकम 4,80,000 है और आपके टैक्स देने का क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से बना हुआ है, तब फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नोट डाउन कर लो। वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। एक बार आंसर मैच कर लेना। ठीक है, कितना है आंसर देख लीजिएगा। सॉरी, इसके आगे और भी सॉल्व करना है। 21,218 रुपए आपका कितना था, अभी तक टैक्सेबल अमाउंट था। लेकिन 10 माह तक आपने क्या किया है बेटा, जमा भी किया है आयकर को, तो वो निकाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा 10 माह तक, 10 माह तक जमा किया गया आयकर, जमा किया गया आयकर। चलिए, 10 माह तक जमा किया गया आयकर कितना है बेटा, 1,500 रुपए हर महीने जमा करते हैं। कितना महीने तक, 10 माह तक। तो 15,000 रुपए तो उसने पहले ही जमा कर दिया, किया कि नहीं किया, बिल्कुल कर दिया। अब बचा है अमाउंट, आपको अभी भरना पड़ेगा आयकर के रूप में। तब शेष आयकर, तब शेष आयकर लिख देता हूं यहाँ पे मैं, तब शेष आयकर, आयकर। चलिए घटा लेते हैं। कितना है बेटा, 21,218 रुपए में 15,000 रुपए घटा लो, कितना आया, 15,000 घटाओ तो 15 5 20 और 21 तो कितना आ गया बेटा, 6,000, 6,218 रुपए। इतना ही आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ये आपका हो गया टोटल टैक्सेबल अमाउंट। मतलब अगर आपका टोटल जो टैक्स अमाउंट बना था वो कितने बना था, 21,218 रुपए, जिसमें से 15,000 रुपए आपने हर महीने 1,500 के फॉर्म में 10 महीने तक पे किया था, वो माइनस कर दीजिए। बचे अमाउंट आपका हो जाएगा 6,218 रुपए, जो आपको लास्ट के 2 महीने में पे करना है। ये हो गया आपका टोटल। आप पूरा स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन को लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा एरिज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 का। चलिए उदाहरण नंबर 3 क्या बोलता है, वृत्ति वर्ष 2013-14 में शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 3,60,000 रुपए थी। अब इसमें मैं अमाउंट एडिट कर दो, 3,60,000 रुपए थी कुल आय ना। ध्यान से देखिएगा, उसने 20,000 रुपए जीवन बीमा पॉलिसी में, वार्षिक प्रीमियम में 4,000 रुपए प्रति माह। देखिए 20,000 रुपए जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम भरा है ना, 20,000 रुपए जीवन बीमा पॉलिसी। ये लिखो, यहाँ पे लिख देता है मैं 20,000 रुपए जीवन बीमा पॉलिसी वार्षिक था, तो वार्षिक लिख दिया। उसके बाद सामान्य भविष्य निधि में इन्वेस्टमेंट था क्या इसका, और 4,000 रुपए प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में। देखिए सामान्य भविष्य निधि में इसका इन्वेस्टमेंट है 4,000 रुपए प्रति माह। ध्यान में यहाँ पर लिखे होगा 4,000 रुपए प्रति माह। तो वार्षिक कितना हो गया बेटा, हर महीने 4,000, तो एक साल में कितना, 4,000 इंटू कितना 12, 12 चौक कितना हो गया बेटा, 48,000 रुपए सालाना भरे गए ना। ध्यान में रखिएगा, ये हो गया प्रति माह को वार्षिक में निकाल दिया। 48,000 रुपए वार्षिक लिख देता हूँ यहाँ पे, वार्षिक वो रुपए है, आपको ऐसे भी समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद और भविष्य निधि में देय आयकर की गणना कीजिए। ये तो डायरेक्टली आगे कुछ नहीं दिया है, राष्ट्रीय बचत पत्र को हटा दीजिए इस क्वेश्चन में, ये हटा दिया मैंने। ओके, चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लीजिएगा। यहाँ पे ना चीज चले यार, एक चीज करिएगा ना, जो क्वेश्चन नहीं दिए है ना, जो डेटा नहीं दिए है उसको जीरो क्लिक लीजिएगा ना, हटाते नहीं है, ताकि आपको ये जो डेटा लिखा है ना ये सही ढंग से दिखे। राष्ट्रीय बचत पत्र, इसमें इन्वेस्टमेंट है आपका जीरो। कितना है बेटा, जीरो, एक भी रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऐसा लिख के चलते हैं ताकि मेरे को सेम फॉर्मेट में पूरा डेटा आसानी से लिखते बन जाए। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हो गया। यदि आयकर की गणना पूर्व सामान्य भविष्य निधि जीवन बीमा में नियोजित राशि 1,00,000 रुपए तक क्या है बेटा, कर मुक्त है, और नीचे आपको टैक्स लग दिया हुआ है, 1,00,000 रुपए तक कोई कर नहीं देना है। चलिए कुल जमा की बात कर लेते हैं। कुल जमा कितना कितना रुपए हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे निकाल लेते हैं कुल जमा कितना रुपए होगा। 48,000 रुपए तो पहले जमा कर लिए उसने, और 20,000 रुपए बाद में।
दोनों मिला के कितना हो गया आपका 48,000 प्लस 20,000, ये 48,000 है, मतलब 40 और 20,000 60,000, 68,000 रुपए हो गया बेटा। कितना हो गया 68,000 रुपए। चलिए इसको आयकर में छूट कुल दे देते हैं, 68,000 रुपए का छूट दे दो उसको। कितना अमाउंट था यहाँ पे 3,80,000 रुपए अमाउंट था क्या? नहीं, 3,60,000 रुपए था। माइनस करो भैया 3,60,000 में 68,000 रुपए, कितना हो जाएगा यहाँ 3,60,000 रुपए में 68,000 रुपए माइनस कर दो। 0 0 0, 10 में 8 गया तो 2, 15 में 6 गया तो 9, ये 2,92,000, 2,92,000 रुपए। चलो 2,92,000 रुपए हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गया, ये पहले लिख दिया मैंने। ठीक, अब देखिए ये टैक्सेबल अमाउंट है, इसमें भी आपको कितना हर रुपए तक छूट मिल रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा। 1,00,000 रुपए तक तो कर मुक्त है, यहाँ लिख दीजिएगा 1,00,000 रुपए तक कर मुक्त ना। कुल आयकर योग्य राशि 1,00,000 रुपए तक आपका कोई कर नहीं है ना। अब ध्यान से देखिए 1,00,000 रुपए तक, यहाँ बिल्कुल 1,00,000 रुपए तक कोई कर नहीं था, 68,000 का अमाउंट बना था, तो मैंने माइनस करके निकाल दिया 2,92,000, ये तो हो गया। टैक्स स्लैब में आ जाओ सीधा, टैक्स स्लैब में क्या दिया है 2,00,000 रुपए तक कोई आकर नहीं है भैया, आपका टोटल अमाउंट बना है 2,92,000, तो 2,00,000 रुपए तक कोई कर है क्या? नहीं है, तो 2,00,000 रुपए तक मैंने कर में छूट दे दिया, बचा कितना 92,000 रुपए बस बचा। कितना बचा बेटा? सिर्फ 92,000 रुपए। तो कितना आगे का क्राइटेरिया दिया है आपको 2,00,000 से 5,00,000 तक 10% टैक्स, तो भैया आपके पास तो अमाउंट ही नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ कितना बचा है 92,000 रुपए बचा है, उसी में 10% टैक्स छूट दे दो। 10% बोला है नहीं, बिल्कुल 10% छूट बोला है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 2,00,000 रुपए तक कोई कर देना ही नहीं है, तो 2,00,000 रुपए पूरा हटा दिया, बचा क्या 92,000 रुपए। 92,000 रुपए में आपको मात्र 10% टैक्स देना है, तो 10% इसमें टैक्स दे दो। कितना आएगा 0 0 0 0, कितना है बेटा 9,200 रुपए, 9,200 रुपए। अब भैया शिक्षा उपकर तो आपको देना ही पड़ेगा, 9,200 रुपए में शिक्षा उपकर निकाल दो 3%, 9,200 रुपए का 3%, ये लो कितना हो गया बेटा, इसको देख लेना ध्यान से। 9 कम 9 3 दूनी 6 और 9 9 दिया 27, 276 रुपए आपको क्या देना है, शिक्षा उपकर देना है। कुल आयकर निकाल लो, 9,200 रुपए में जोड़ दो इसको। 9,200 रुपए में कितना रुपए बेटा 276 रुपए को जोड़ दो, कितना आया टोटल अमाउंट बताओ तो। चलो ये आ गया 6 7 फिर 4, 9,476 रुपए, ये आ गया आपका टोटल अमाउंट जो आपको टैक्स के रूप में देना है। और नीचे कुछ लिखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग और सेट कर लीजिए, नहीं बिल्कुल कुछ नहीं लिखा है, तो 9,476 रुपए आपका टोटल अमाउंट बन जाएगा। इसको नीचे वाला पूरा एरिया मिटा दीजिए, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ध्यान में रखिएगा ना, ये हो गया आपका आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो। बहुत आसान भाषा में और चीजों को आसानी से सॉल्व कराएं, आप भी ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। आई होप सो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डिटेल्स कर देता हूँ, ये तीसरे का सॉल्यूशन था, बिल्कुल उदाहरण नंबर 3 का। सो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।